जो आप सब हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HSCT से जुड़ी कई प्रकार की अपडेट, जैसे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिवाइज करेगा लगभग 13,000 उम्मीदवारों का CT का रिजल्ट। साथ ही हम देखने वाले हैं हरियाणा सरकार अगले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कर सकती है संशोधन। तो फर्स्ट अपडेट विस्तार से जान लेते हैं। तो पहली अपडेट है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिवाइज करेगा लगभग 13,000 उम्मीदवारों का CT का रिजल्ट। तो इसको लेकर क्या कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 13,000 उम्मीदवारों का जो CT का रिजल्ट है वो संशोधित करने का फैसला किया गया है। और दैनिक सवेरा और आयोग के पास लगातार शिकायतें आ रही थी और आयोग ने अब उन पहले दिन से ही उन खामियों को ठीक करने का फैसला किया था। लगभग मतलब सभी खामियां वो ठीक कर ली गई हैं और अगले 1-2 दिन में जो इन कैंडिडेट का रिजल्ट है वो संशोधित करके सार्वजनिक किया जाएगा। तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट संशोधित किया जाएगा। फादरलेस के ऐसे 2812 उम्मीदवार हैं जिन्होंने मतलब अंक छोड़े थे मगर रिजल्ट में जुड़े रहे हैं। तो आयोग के जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री उन्होंने बताया कि 2812 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने फादरलेस कैटेगरी के अंक छोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन किया था मगर तकनीकी कारण से वो अंक है वो रिजल्ट से नहीं हटे। ऐसे मतलब 7 उम्मीदवार विधवा कैटेगरी से थे जिन्होंने अंक छोड़े थे मगर वो अंक हटे नहीं, मतलब जुड़े रहे। अब इनको लेकर डाटा अपडेट हो गया है और ये अंक हटने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसी मतलब 189 ने ESM और EWS दोनों कैटेगरी भरी हुई थी। तो इसको लेकर अध्यक्ष ने कहा कि अब इसे ठीक किया जाएगा और ये उम्मीदवार एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसी तरह BCA के 36 और BCB के 35 उम्मीदवार हैं जिन्होंने EWS कैटेगरी भी भरी थी और ये उम्मीदवार अब अपनी अपनी कैटेगरी यानी कि BCA और BCB में चले जाएंगे। और इसी तरह अनुसूचित जाति के 53 उम्मीदवार थे जिन्होंने मतलब EWS कैटेगरी भी भरी थी। तो अब इन उम्मीदवारों को मूल कैटेगरी यानी कि SC कैटेगरी में गिना जाएगा, यानी कि जो इन्होंने EWS कैटेगरी भरी थी वो हटा ली जाएगी। और 3218 ऐसे एक्स सर्विसमैन थे जिनमें से कुछ का डाटा वो अपडेट नहीं हुआ था। तो इनमें से 1908 जनरल कैटेगरी के ESM थे, 322 BCA के और 839 BCB के और 149 वो अनुसूचित जाति कैटेगरी के थे। अब इनका डाटा भी ठीक कर दिया जाएगा और ये एक्स सर्विसमैन अपनी अपनी मूल कैटेगरी में चले जाएंगे। और अनुभव के 11,205 उम्मीदवारों ने मतलब अंक क्लेम किए थे, लेकिन इनमें से काफ़ी उम्मीदवारों के जो अनुभव लिए थे उनमें मतलब गड़बड़ी मिली थी। 3605 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका अनुभव ग्रुप डी पद का था। तो जबकि ये जो आपकी भर्ती है ग्रुप C की है तो इसलिए इनके अंक काट लिए जाएंगे। और ऐसे ही 50% उम्मीदवारों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्राइवेट संस्थानों का है, जबकि हरियाणा सरकार या फिर प्रदेश सरकार के संस्थानों का होना चाहिए था, इसलिए इनके भी अंक काट लिए जाएंगे। तो 11,205 में से लगभग 7590 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके अनुभव के अंक है वो काट दिए जाएंगे और केवल 3600 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ये अनुभव के अंक मिलेंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर 13,000 उम्मीदवारों का जो CT का स्कोर है वह संशोधित होगा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका मिलेगा, क्लेम करने का नहीं। तो जिन्होंने मतलब सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत तरीके से अंक लिए हैं या फिर उनके कटे नहीं हैं तो उन्हें मतलब ठीक करने का मौका दिया जाएगा। जैसी मतलब ग्रुप वार सूची जारी की जाएगी और उसके तब भी मतलब उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका दिया जाएगा। याद रखना, अंक क्लेम करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ अंक छोड़ने का मौका दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ आई है। अगली अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। तो जान लेते हैं किस प्रकार से 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार CT मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं।
तो इसको लेकर कहा गया है कि एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले ही मतलब है सभी पदों के लिए पात्र हो। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को मिलेगा लिखित परीक्षा में बैठने का मौका। तो इसको लेकर देखो कहा गया है कि अब मतलब जो आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि अगर एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार इन 59 कैटेगरी में से अगर 50 कैटेगरी में पात्र है तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार माना जाएगा। यानी कि अब कैंडिडेट को ग्रुप अनुसार गिना जाएगा, चाहे बेसिक एक ग्रुप की कितनी भी कैटेगरी में वो कैंडिडेट एलिजिबल हो। यानी कि एक ग्रुप में केवल उसे एक ही माना जाएगा, कैटेगरी अनुसार नहीं गिना जाएगा। और शेष जो 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवार को मौका मिलेगा। और इससे क्या होगा, इस तरह वो जो 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को इस तरह मौका मिल सकेगा। अगर इन 6600 पदों का अगर हम 4 गुना लेते तो केवल 25,400 कैंडिडेट को ही मौका मिलता, मगर आयोग के अब इस फैसले से यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है। और इसके साथ ही कहा गया कि ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची है वो परीक्षा से पहले मतलब सार्वजनिक की जाएगी। इसको लेकर कहा गया है कि ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची लिखित परीक्षा से पहले सार्वजनिक की जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्रुप के लिए अगर 25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र हो रहे हैं और उनमें से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिले हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार वो कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे। और इन फिर क्या होगा कि 31,000 उम्मीदवारों की जो सूची है वो सार्वजनिक की जाएगी। तो इस प्रकार उम्मीदवारों में से जो कट ऑफ अनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 4 गुना से ज़्यादा लगभग 6 गुना उम्मीदवारों को वो सिटी मेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा। और ये सूची है वो सार्वजनिक करने का मकसद क्यों है कि इससे अगर किसी को भी लगता है कि किसी ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वो गलत तरीके से लिए हुए हैं तो वह उसके बारे में आयोग को सूचित कर सकता है। और पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बुलाएंगे। तो इसको लेकर कहा गया है कि सभी मतलब कैटेगरी ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इससे भले ही संख्या वो 6 गुना ही क्यों ना हो जाए। उदाहरण देकर भी बताया गया कि मान लो कट ऑफ 71.42 पर पहुंचते हैं तो आयोग पूर्ण स्कोर यानी कि 71 से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाएगा। और इससे जो 71.00 स्कोर वाले सभी उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि ताकि भविष्य में कोई उम्मीदवार यह न कह सके कि इससे ऊपर के मतलब जो भी उम्मीदवार हैं भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे इनके पास और बाद में ये अंक गलत मिले तो उन्हें मौका मिल सकता है। और आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। तो ये पहले भी इसको लेकर अपडेट आई है। अगर मतलब इसको लेकर कहा गया है कि जिन पदों में आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं हैं उनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा अगर उनकी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में आती हो और दूसरी जो पात्रता है वो भी पूरी करता है। और इसमें वो SC BC और अन्य जो भी आरक्षित श्रेणियाँ शामिल है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन पदों में जनरल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है तो उनमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और केवल आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार को अपनी कैटेगरी में मौका मिलेगा। और अगर सीटी परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में 2.25 लाख उम्मीदवार यानी कि 2.25 लाख उम्मीदवार जद में आते। तो जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सिटी मेंस की परीक्षा में सिटी स्कोर के अंकों के आधार पर अगर परीक्षा लेते
तो इसको कहा, अब मतलब इसको लेकर भी उन्होंने मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इससे क्या पाया कि एक ग्रुप में 32,000 के स्थान पर 2.25 लाख उम्मीदवार और एक में 1.25 लाख उम्मीदवार जद में आते हैं। अगर बाई चांस सीटी की जो मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर अगर परीक्षा ली जाए, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो आधार मानदंड के जो अंक है उनको काट कर अगर सीटी की मुख्य परीक्षा के आधार पर अगर परीक्षा ली जाए तो ये मतलब इससे क्या होता है, और अधिकतर बच्चे भी रिपीट होते, तो इसलिए ये मतलब ये फैसला है वो कारगर नहीं हुआ। और रही बात, अगले सप्ताह से आपकी ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आएगी और अगस्त में आपकी जो परीक्षा वो संभव हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले आयोग है जो वो 13,000 उम्मीदवारों का संशोधित रिजल्ट जारी करेगा, जो कि 1-2 दिन जो कि मतलब 3 से 4 दिन में जारी हो जाएगा। और अध्यक्ष ने कहा कि अगले सप्ताह में आपकी जो ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट है वो सार्वजनिक करनी शुरू कर दी जाएगी। अगर मतलब किसी को लगता है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वापस लेना चाहता है तो वो वह अंक मतलब जिस किसी भी कैंडिडेट ने अपने जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं वो छोड़ने हैं तो वो भी मतलब छोड़ सकता है। और पुलिस भर्ती के जो इच्छुक उम्मीदवारों को ओवर एज में नहीं मिलेगी छूट, इसको लेकर कहा गया है कि जो पुलिस सिपाही के पुरुष और महिला के पदों के लिए जो भर्ती होनी है अभी तक उनका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और मगर क्या सिटी पास उम्मीदवार को ओवरेज में छूट मिलेगी, तो इसको लेकर कहा गया कि यह ठीक है कि पुलिस सिपाही भर्ती के लिए सिटी पास होना ज़रूरी है, मगर सिटी पास होने की डेट से भर्ती के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। तो पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को ओवरेज में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। पीएमटी का शेड्यूल जल्द ही आपका जारी हो जाएगा अगले 1-2 दिन में। और टीजीटी का जो डीवी है वो 5 जुलाई से शुरू होगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो जो हरियाणा सरकार वो अगले वर्ष आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, तो उसमें कुछ संशोधन कर सकती है। देखो, इसको लेकर कहा गया कि 2 प्रकार से आपका जो सीटी होगा, अगला साल का जो सीटी होगा उसमें 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। पहला संशोधन क्या है कि सीटी में पास उम्मीदवारों के स्कोर के अनुसार मुख्य परीक्षा में 10 से 15 गुना उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। और साथ ही यानी जो सीटी में पास होंगे उनमें से जो HSSC कैटेगरी अनुसार 10 से 15 गुना के बीच जो भी सरकार तय करेगी उस संख्या में उम्मीदवारों को अगली लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकेगा। और दूसरा संशोधन क्या हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर हो सकता है, यानी कि यह भी संभव है कि सीटी स्कोर सिर्फ लिखित परीक्षा से तैयार हो, यानी कि जो आपके सामाजिक आर्थिक आधार के अंक है वो मतलब सीटी स्कोर में से हटा लिए जाएंगे और वो जो अंक है आपके ये मेरिट बनाते समय जो मुख्य परीक्षा की जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें जोड़ दिए जाए और सीटी स्कोर से इन अंकों को हटा लिया जाएगा। तो आपका जो ग्रुप डी होगा पता ही है आपको कि मेरिट पर ही मतलब सीटी है जो मेरिट पर ही होगा, तो ग्रुप डी के लिए भी आपका कुछ संशोधन हो सकता है। और ग्रुप सी के लिए जो सीटी होना है मतलब अगला जो आपका जो नया सीटी होगा उसमें आपका पहले संशोधन होगा, उसके बाद ही मतलब सीटी का आयोजन किया जाएगा। और इसमें थोड़ा बदलाव इस बार आयोग भी मतलब इसमें कुछ बदलाव कर रहा है, जैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को परिवार पहचान पत्र के साथ नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि आधार नंबर से लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पीपीपी कारण उम्मीदवार और आयोग को काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और साथ ही अगली बार सॉफ्टवेयर भी HSSC अपना बनाएगा। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये सारी अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।